हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का यानी कोर्स ए का एक कहानी यह भी का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग एक कहानी यह भी का जिनके लेखिका है मन्नू भंडारी जी, उसका समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर अवश्य देख ले। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास 10 का हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख सकते हैं। प्लीज गाइस, आप लोगों से एक विनती है, अनुरोध है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि यदि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों को यह चैप्टर पूरा तरह से क्लियर हो जाएगी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा था। किस रूप में प्रभाव पड़ा था और किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। उत्तर होगा, देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा था, यानी उनका लाइफ पर किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। पहला है पिता का प्रभाव। अब देखिए, पिता का प्रभाव क्या था। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि और वर्ण के कारण बड़ी बहन यानी गौर वर्ण का मतलब है कि गोरी रंग के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज्यादा मानते थे, यानी उनका ज्यादा तारीफ करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। किसके अंदर? लेखिका के अंदर, मन्नू भंडारी जी के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई, यानी लेखिका मन्नू भंडारी जी के अंदर इतना कुछ था, लेकिन वह उसका मतलब उनका अंदर जो इतना कुछ ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, वह अपने ऊपर मतलब पिताजी के चलते उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। और दूसरा व्यक्ति है, देखिए, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जो सिली बातें ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, यानी लेखिका के अंदर जो थोड़ी थोड़ी देशभक्ति की भावना थी उसके पूर्ण आकार दिया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया, यानी अच्छा किताबें, अच्छे लेखक का किताबें और देशभक्ति भावना से कविताएं या कहानियां लेखिका को पढ़ने के लिए दिया था। किसने दिया था? शिक्षिका शीला अग्रवाल जी ने दिया था। अब देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इसका उत्तर होगा, देखिए, भटियार खाना शब्द भट्टी यानी चूल्हे से बना है, जहां पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है और वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा को उचित उपयोग नहीं कर पाती है। संभवतः इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। अब देखिए, उत्तर होगा इसका कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिता आकर मिले और बताया कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया अभी तक। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भनाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई थी, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह तो समय की मांग है और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ और न ही अपने परिवर्तन देखकर लेखिका को तो न अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक
टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा देखिए, लेखिका के पिताजी के लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनना चाहते थे, यानी जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक उनको रखना चाहते थे, एकदम खुला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी। दूसरा है देखिए, यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारों के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट होती थी। अब देखिए तीसरा नंबर है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका का जीवन आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी, यानी उनका जो एम था, उनका जो लाइफ का महत्व था, उनको वो पाना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया, यानी वे पिताजी के मर्जी के विरुद्ध शादी किया था अपने मर्जी से। अगला पॉइंट देखिए, पिताजी का लेखिका की मांग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर होगा देखिए, 1942 से लेकर 1947 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें और जलसे जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह और अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है देखिए, रचना और अभिव्यक्ति यानी हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चाहरी दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थिति ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। अब देखिए, अपना परिवेश के आधार पर हम लोगों को लिखना है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली ले लेते। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को पर्सनली नहीं लेना है। आपके परिवेश में कैसे लड़कियां रहती है उसके ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू बुक ही आंसर लिखना है। समझ में आ गया? अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आजादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु स्थिति आज बदल गई है। आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती है जो उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है, और ये खेल पड़ोस खेल, संस्कृति, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना, कंचे का मतलब होता है जो कांच की गोलियां, आदि से पूर्णतः भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही है। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, यानी स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार में लिखिए। यानी जो लोग महानगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उनका मतलब पड़ोस से उतना तालमेल, उतना हेलमेल नहीं होता है जितने कि गांव के लोगों में पड़ोस से आपस में जो मेलजोल होता है। अब देखिए, इसका उत्तर होगा, पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविकता शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर होते हैं, इसीलिए लोगों के पास समय का अभाव होता है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों को क्षेत्र में सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे।
या तीज त्योहार साथ मनाए। यानी आज के लोगों में लोग मतलब क्या होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादातर सोचते हैं, अपने कामकाज में ही रहते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। यानी आपके पड़ोस में अगर कुछ हो जाए तो लोग देखने भी नहीं जाते, या आपके घर में कुछ हो जाए तो लोग देखने भी नहीं आते हैं। और गांव में यही होने से लोग वहां पर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेते। तो यही डिफरेंस है कि शहर के पड़ोस में और गांव के पड़ोस में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। यानी आपका जो लाइब्रेरी है वहां पर उस पुस्तक को खोजना है। उत्तर है, देखिए, मन्नू भंडारी के द्वारा पढ़े गए कुछ चर्चित उपन्यास इस प्रकार है कि पहला है सुनीता, दूसरा है शेखर एक जीवनी, और नदी के दीप, त्यागपत्र और चित्रलेखा। आशा करते हैं कि ये सारे किताब आपको बहुत ही मुश्किल से आपके स्कूल के लाइब्रेरी में मिलेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो इस किताब को पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि यह किताब में उस समय के आजादी के वास्तविकता को दर्शाया गया है। अंग्रेजों के गुलाम के समय भारत का क्या स्थिति था, वास्तविकता को इस सारे बुक में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आप भी अपने दैनिक अनुभव को डायरी में लिखिए। यानी डेली का जो अनुभव था डेट देकर एक डायरी में लिखते जाइए। आज हमारी परीक्षा का अंतिम दिन था, इसलिए मन सुबह से अति प्रसन्न था। मैं और मेरा छोटा भाई विद्यालय की ओर रोज की भांति निकल पड़े। आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि एक कुत्ते के कराहने की आवाज सुनाई दी। यानी वो घायल था या चोट पड़ा था, इसलिए वो कराह रहा था। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसके पैर से खून बह रहा था। मेरा मन उसे उस हालत में छोड़ने कतई तैयार नहीं हुआ। भाई को मैंने विद्यालय जाकर प्राचार्य से स्थिति के अवगत कराने के लिए कहा तथा मैं उसे फौरन घर ले गया और माँ के हाथों सौंप दिया। माँ ने उसकी मरहम पट्टी की। पिताजी ने जल्दी से स्कूटर से मुझे विद्यालय पहुंचा दिया और प्राचार्य की अनुमति से मुझे परीक्षा में बैठने दिया गया और अतिरिक्त समय भी दिया गया। उस दिन से वह कुत्ता हमारे घर का सदस्य बन गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययन। यानी इस आत्मकथा में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। पहला है, देखिए, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुशी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। यहाँ पर उत्तर होगा, देखिए, घर देर से पहुंचने पर माताजी ने मेरी लू उतारी। यानी लू उतारी का अर्थ होता है कि जैसे कि आप लोग कोई गलती कर देते हैं तो जब आप घर पहुंचने हैं तो आपके माता पिता उस गलती के लेकर आपको बहुत डांट सुनाते हैं, आपको बहुत बात सुनाते हैं। उसी को यहाँ पर लेखिका कही है कि लू उतारी। अगला है, देखिए, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। उत्तर होगा, देखिए, मेरे घर पर पहुंचने से पहले ही बड़े भैया मेरे खिलाफ आग लगा चुके थे। तीसरा है, देखिए, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। उत्तर होगा, देखिए, रमेश अपनी करतूतों से बाज आओ, ऐसा न हो कि लोग तुम्हारे कारण हम पर थू थू करे। अगला है, देखिए, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। यहाँ पर छोटी सी गलती पर इतना आग बबूला होने की क्या आवश्यकता है। आग बबूला का अर्थ होता है बहुत ही क्रोधित होना, गुस्सा होना। यदि आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का 100% रिप्लाई देता हूं। यदि आप लोग एक कहानी यह भी का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं, क्लास 10 का हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।